मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली। मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली। मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। निबूंदू इन मिलन करन छुईनी अनाड़ी। तू देशवाली मैडम छय में छोरा ठेठ पड़ी। मी पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली राण वाली। हमारे पहाड़ के सिंगर सौरभ मैठानी का गाया ये गढ़वाली गीत आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गढ़वाली गाने पर बहुत सी रील्स बनी हैं, बहुत से वीडियो शॉर्ट्स बने हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बैकग्राउंड में इस गाने का इस्तेमाल किया और हाल के लोकसभा के चुनाव में तो ये गीत सुपर वायरल था, खासकर गढ़वाल संसदीय सीट के चुनाव में, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी और कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल के बीच सीधा मुकाबला हुआ। बलूनी के राजनीतिक विरोधियों ने उन पर ताना कसने के लिए इस गीत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया कि तू दिल्ली रहने वाली, मतलब हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं लेकिन तुम हो दिल्ली के निवासी। ये गीत तब चुनावी फिजाओं में खूब गूंजा और चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी समर्थकों को असहज करता रहा। खैर, चुनावी कहानी अब निपट गई है। इस गीत को प्रतिभाशाली युवा गायक सौरभ मैठानी ने गाया है, ये तो सबको पता है, मगर बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि ये गाना लिखा किसने। तो मैं इस पॉपुलर गढ़वाली गीत के गीतकार से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो रहने वाले तो हैं उत्तरकाशी जिले के, लेकिन आजकल रह रहे हैं लंदन के पास कैम्ब्रिज में। तो मेरे साथ सीधे ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं मी पहाड़ों को रहवासी गीत के गीतकार देश दीपक नौटियाल। तो देश दीपक नौटियाल जी लंदन से मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका देश जी। पहले तो ये बताइए, आप तो पहाड़ों के रहवासी हैं, ये लंदन कैसे चले गए आप सीधे? सर मैं पहाड़ों का ही रहवासी हूँ। मतलब मेरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई सब पहाड़ों में ही हुई है। मैंने उत्तरकाशी का हूँ और कुछ शिक्षा मेरी गांव में हुई है। हमारा गांव भेटियारा है उत्तरकाशी जिले में। उसके बाद मैंने उत्तरकाशी नगर में पढ़ाई की है और मैंने इंजीनियरिंग भी पहाड़ से ही की है। मतलब जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मतलब पूरा बचपन जवानी सारी पहाड़ में गुजारी है। मैं शिक्षा उसके बाद कुछ समय मैंने बेंगलोर जॉब की और कुछ समय दिल्ली, और अभी फिलहाल मैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और मैं लंदन के करीब कैम्ब्रिज में रहता हूँ। तो जॉब के सिलसिले में ही आना पड़ा। मैं कुछ समय से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मतलब मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं लंदन आ गया। कितना समय आपको हो गया और लंदन में? दिल्ली से कब गए आप यहाँ पे? मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं मई में गया था, पिछले साल मई में गया था यहाँ से। और उस समय मैं दिल्ली में था। उसके बाद मतलब इससे पहले मैं दिल्ली में था, उसके बाद मैं लंदन आ गया था। अच्छा, तो उत्तरकाशी में आप शहर में पढ़े हुए हैं, मतलब वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई, बेसिक स्कूलिंग आपकी वहीं से हुई और वहीं से आप बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन वहीं से हुई उत्तरकाशी से? ग्रेजुएशन मेरी पौड़ी गढ़वाल से हुई, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई ग्रेजुएशन। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। तो अब आते हैं आपके रचे उस गीत की जिसने बहुत धुआंधार लोकप्रियता बटोरी और जिसकी वजह से जो है आज हम आपसे मुखातिब हैं। मी पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वाली। ये बताइए, ये गीत जो है कब और कैसे लिखा गया? देश इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? सर इस गाने के पीछे मतलब ये चीज तो हमेशा से मेरी भावना थी कि जैसे कभी गांव में धारे के पानी के पास जाते तो एक ही गाना दिल में आता, ठंडो रे ठंडो। तो मुझे लगता था कि एज अ राइटर मुझे कुछ ना कुछ गाना तो ऐसा लिखना ही चाहिए जो कोई बंदा कभी भी धारे के पास जाए तो उसे कोई और गाना भी ध्यान आए, मतलब कोई नया गाना है। तो ये तो था, पर मतलब कुछ थॉट तो चलते रहते कि ऐसा करना चाहिए। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि हम गांव गए थे, तो हमारा मतलब मेरे साला था जो, वो छोटा है, तो वो उसको पानी दिया गया। तो उसने पूछा कि क्या ये आरओ का पानी है? तो मतलब मन में एक इस आयरनी पे, इस विरोधाभास पे आया कि इतना शुद्ध पानी, मतलब शहर में रह के हमारा
विचार ऐसे हो गए कि हम हर पानी को चेक कर रहे हैं। अभी गाँव में आके भी इतना शुद्ध पानी कहीं नहीं मिलेगा, उसको देख के भी आ रहा है। तो उसको देख के मेरे आया कि नहीं, मुझे अब कैच वर्ड मिल गया है। उसको हमने मतलब ये कहा था कि ये धारा का पानी है, आरओ का पानी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे कैच वर्ड मिल गया था कि ये धारा को पानी और आरओ का पानी। तो मुझे लगा इस डिफरेंस को लेके ही हम गाना लिख सकते हैं। तो उससे मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने इस गाने को लिखा था। उसके बाद धीरे-धीरे मतलब कुछ लाइनें मैंने इसकी लिखी थी, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी इसकी गाने, फेसबुक पे भी डाली थी। उसके बाद जब मैं एक बार सौरभ मैठाणी से मिला, तो मतलब हम किसी और गाने के बारे में बातचीत कर रहे थे, पर जनरली हमने एक दूसरे को पोयम सुनाई। मतलब मैंने इसे एक तरह से मंच की कविता के रूप में लिखा था कि तू धारा को पानी वाली, और उस समय था मैं आरो को पानी वाला। मतलब डिफरेंस कि तक फिरी बिजली पानी यक लंप जगोंदा, तक कुकुर विरादा यक गोर भैंस चरोंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, तू धारा को पानी वाली मैं आरो को पानी वाली। मतलब तू आरो को पानी वाली मैं धारा को पानी वाली। तो इस तरह से मैंने लिखा था। फिर मैंने उन्हें सुनाया, तो उन्हें मतलब मैंने एज अ पोएम सुनाया था, तो वो काफी ज्यादा मतलब क्योंकि इसमें व्यंग्य है बहुत ज्यादा और काफी इनडायरेक्ट है, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गाने को करेंगे, इसको हम पूरा डिटेल्ड बनाते हैं, ये सबसे पहले करेंगे हम गाना। तो उसके बाद हमने इस पे मतलब जो चीजें थी वो लिखी तो थी, और थोड़ा सा मीटर करने के लिए से जैसे आरओ का पानी को बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, तो हमने उसको बिस्लरी कर दिया था कि मतलब ताकि सारे लोग समझ पाए कि हाँ बिस्लरी थोड़ा पॉपुलर है, सबको पता है कि बाजार का पानी है। और धारा का पानी मतलब निर्मल पानी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें मिनरल्स पहले से मिले, नो एडेड मिनरल, उससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से, और ये व्यक्तित्व को भी बताता है। मतलब जैसे शहर के लोग जो हैं वो पैकेज्ड हैं, मतलब एक तरह से अपने बिल्कुल भाव अपने स्थायी रखते हैं, उनका बात करने का तरीका भी वो संयत होगा, और वो काफी सोचे समझे, ऐसे लगते हैं मशीन से सब एक जैसे बन के आए हैं। लेकिन जो पहाड़ का पानी वो समय के साथ मौसम के अनुसार बदलता है, ठंडा भी हो रहा है और निर्मल है, हमेशा सबके लिए फ्री है। तो ये चीज मतलब वो शहर में रहने वाले लोगों और इनके चरित्र को भी बताता है, गांव में रहने वाले लोगों के चरित्र को, उनका व्यवहार को भी बताता है। तो इस तरह मुझे ये चीज, ये विरोधाभास यहीं से मैंने स्टार्ट किया। बाकी फिर गाना बना तो काफी खुशी हुई कि लोगों ने इसे पसंद भी किया। तो ये शायद ये कब की बात है जब आप बता रहे हैं कि गाने के फॉर्म में से लिखा गया और फिर सौरभ मैठाणी ने इसकी, तो फिर सौरभ मैठाणी ने कंपोज किया, मतलब हाँ उन्होंने धुन तैयार दी? हाँ जी, इसकी हम्म। धुन मतलब इसकी 2-3 धुन थी। एक धुन तो मेरी ओरिजिनल धुन थी, वो थोड़ा ज्यादा स्लो थी। फिर सौरभ मैठाणी ने इसको थोड़ा फास्ट किया, मतलब 2-3 धुनों उनके दिमाग में आई कि इसको कैसे रखें, क्योंकि मतलब पर हमें ये लगा कि इसको स्लो ही रखना चाहिए। जो इसके प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा नहीं, ये सुनने लायक गाना है, इसमें बीट्स इसकी डीजे टाइप नहीं बनाएंगे, इसको नॉर्मल बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी धुन सौरभ मैठाणी ने थोड़ा, मतलब उन्हें संगीत का बहुत अच्छा जानकारी है, तो उन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शन दिए कि किस धुन में रखें, आप डिसीजन लीजिए पूरा, मतलब ये आपके पास है। उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी कि आपका गाना है, आप धुन चूज कीजिए, मतलब जितना स्लो आप चाहिए, जितना फास्ट है आप। तो उसके बाद मैंने ये जो अभी इसकी धुन है वो वाली पसंद की कि इस पे अच्छा लग रहा है, इस पे लोग लिरिक्स पे भी ध्यान दे पा रहे हैं और थोड़ा सा बीट्स नाचने लायक भी है। तो इस तरह से हमने ये वाली धुन उसकी फाइनलाइज की। तक फिरी बिजली पानी यख लंपू जगोंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू बिजोंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली। तो मतलब आप बता रहे हैं कि किसी कवि सम्मेलन के दौरान की बात है या क्या किसी मंच के प्रोग्राम की बात है कि आपने कविता के रूप में बताया, कैसे नहीं, मैं कैसे उनके घर गया, मैं उनके घर गया था, मैं मतलब उनसे मिला था। किसी दूसरे गाने के बारे में बात कर रहे थे हम, जो कि अभी आया नहीं, शायद आएगा, तो उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो फिर हमने सोचा कि एक आध और गाने अब आए हैं, तो अब एक संगीतकार ऐसा होता है उसके हाथ में जब हारमोनियम आता है तो वो बस गाने लगता है। तो उन्होंने कहा एक और बनाते हैं, आप दूसरी अपनी डायरी दीजिए मुझे, दूसरा बनाते हैं। तो मैंने कहा देखो मैं आपको धुन नहीं बताता हूँ इसकी, आप इसकी धुन डिकोड करना और एक बार आप सुनिए कविता, मतलब अगर आपको थॉट अच्छा लगे तो बताना मुझे। तो उन्हें ये थॉट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मतलब विरोधाभास दिखा रहे हैं और मतलब जो डिटेलिंग है गाने में, उन्हें डिटेलिंग बहुत पसंद आएगी। जैसे लोग अपना हाई पिकनिक मनाने बिल्कुल बैग वैग लेके चलते हैं, हमारे गांव में बिल्कुल अपना मतलब बोझा लेके और थोड़ा सा खाने का सामान लेके डांडे में बासा रखते हैं। तो उन्हें ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही गाना बनाना
किया कि सबसे पहले इस गाने को बनाएंगे। अच्छा, तो ये फिर गाना एल्बम के शक्ल में कब आया? तो इसके बाद ये सब हमने फाइनलाइज कर था, लिरिक्स फ्रीज, धुन फ्रीज, बस सिर्फ समय नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं लंदन आ गया था, तो उन्हें छोटे मोटे भी इनपुट चाहिए थे कि इसको मीटर डाउन करते हैं, ये वर्ड चेंज कर दें, तो मैं अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि अगर वो मुझे शाम को फोन कर रहे हैं तो मेरा ऑफिस चल रहा है, कभी सुबह फोन कर रहे हैं तो मैं सोया हूँ, तो इस तरह से। और फिर वो भी बिजी हो गए थे क्योंकि 2022 तक उनके इतने शोज कोविड की वजह से नहीं हो रहे थे, उसके बाद हमेशा ही उनके शोज थे, मतलब हर सप्ताह में वो बिजी थे। फिर हम दोनों ही पुश नहीं कर पा रहे थे कि कब इस गाने को करें, फिर हमने पैरेलली इसको संगीतकार को दे दिया था कि इसका म्यूजिक बनाओ, और जब ये बन गया उसके बाद हमने इसका मतलब एक शायद इसकी शूटिंग बहुत ही फास्ट हुई, मतलब 2-3 दिनों में इसकी शूटिंग की गई। और जब ऐसा हो गया था दोनों के लिए ही मतलब हमें धैर्य रखना ये हो रहा था कि यार कब बनाए गाना, अब तो इस जैसे और सारे गाने भी आ सकते हैं क्योंकि थॉट किसी के दिमाग में आ सकता है, भले इन शब्दों में ना है लेकिन एक तरह से कोई भी बना सकता। तो मैंने उनसे कहा कि अब हमें थोड़ा पुश करना चाहिए, उसके बाद हमने गाना फिर इसके बाद ही रिलीज हुआ है, लेकिन इस गाने ने समय लिया, मतलब बन चुका था लेकिन बनने में समय लिया उसके बाद वीडियो के रूप में आने में। अच्छा देश दीपक, गीत आपने देखा, इसकी धुन बनी, सौरभ मैठानी के सुर में ये गाना पब्लिक के सामने आया। ये बताइए वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार ये गाना तो हिट होगा? ऐसा कोई मोमेंट आपको ध्यान है? एक्चुअल में ना जब ये गाना बना था, हिट और फ्लॉप होने की कोई भी नहीं कर, मतलब कोई किसी गाने को देख के नहीं कह सकता कि ये हिट होगा फ्लॉप होगा, सबको अपने गाने अच्छे ही लगते हैं। क्योंकि जब मेरे को पहली बार ये गाना रिकॉर्डेड आया था तो मैं जज भी नहीं कर पाया था अच्छा है बुरा है, क्योंकि इतनी बार सुन लिया, थॉट पता है, तो मुझे मतलब वही है कि अपनी चीज तो अच्छी ही लगती है, तो मैं इसके ये चीजें निकाल पाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्या है मतलब अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसमें बना हुआ। और उसके बाद क्योंकि मैं दूर हूं तो मुझे पता नहीं था कि मतलब पब्लिक कैसे ले रही है, क्या ये डीजे में बज रहा है शादियों में, नहीं, वो सब चीजें नहीं पता चलती है। और लेकिन इसके मैंने गाना बनने से पहले जब गाना लिखा ही था, मैंने खुद के वीडियो बनाए थे, जैसे नारंगी दादी के बगल में अपने गांव में मैंने खुद के वीडियो बनाए थे, धारा के पानी के बगल में मैंने खुद के वीडियो बनाए थे कि जब ये गाना बनेगा ना, चाहे ये चले न चले, इसके 2 वीडियो ही बनेंगे, 2 रील्स वो मैं डालूंगा, इस तरह से बनाया था। लेकिन इस गाने के आते ही शायद 3-4 दिन में लोगों ने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है कि मैंने वीडियो आज तक नहीं डालवाया, क्योंकि लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें इस गाने से रिलेटेड करी हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बनाए हैं, तो उससे मुझे लगा कि हाँ ये गाना हिट हो ना हो लोगों को याद जरूर रहेगा। मतलब कभी कभी कोई धारे के पानी के पास जाएगा, उसने सुना होगा ना, उसको यही गाना पहला गाना याद आएगा। कोई अपने घर के पास दिखेगा और नारंगी का पेड़ दिखेगा, उसे यही अच्छा लगेगा। कभी कोई बासा रहने जाएगा अपने गाँव के मतलब इसमें डांडे में और छानी में, तो उसे ये गाना जरूर याद आएगा। तो उस समय मुझे लगा था कि गाना एज अ भाव सबको याद रहेगा, मतलब जो भाव है गाने में कि हमारी पहाड़ की पहचान क्या है वो सबको याद रहेगी। पर जब फिर वो चुनाव में हिट हुआ, उसका तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कोई कहां से कहां रिलेट कर सकते हैं, बट एज अ बेसिक थॉट मुझे लग गया था कि हाँ लोगों ने पसंद तो कर लिया है गाना। ये बताइए कि जब आपके पास जब गाना बाहर आया और आपके पास रिएक्शन आने शुरू हुए होंगे, मतलब किस तरह के रिएक्शन जब स्टार्ट में आपको लगे कि अरे वाह, मतलब मजा आ गया टाइप का, वो इस तरह का कैसा जब शुरुआत हुई रिएक्शन आने की? एक तो ये गाना ना एक छोटे YouTube चैनल पे आया था, उस समय उस चैनल के केवल मेरे ख्याल से 15,000 सब्सक्राइबर थे, तो इस मतलब पहले दिन से ही वायरल नहीं हुआ, धीरे धीरे पहुंचा। लेकिन लोग फिर भी मुझे अपने रील्स बना के भेज रहे थे कि मैं आज गाँव गया हूँ, मैंने आपका वीडियो भेजा, लगभग 1 महीने के बाद की, तब गाने के व्यूज मुश्किल से 1 लाख होंगे, 2 लाख इस समय भी, तो मुझे लग रहा था लोग पसंद तो कर रहे हैं। फिर किसी ने मोदी जी की आवाज में बनाया था, तो वो बहुत ज्यादा चला, वो रील्स की मोदी जी आवाज, मोदी जी कह रहे कि मेरा चौक नारंगी डाली, और इस तरह से सोनिया गांधी को देख के कह रहे तू बाहर की है, उस समय भी चला था। मतलब उस समय लगा था कि अगर लोग मोदी जी की आवाज में डाल रहे हैं तो शायद अच्छा हो। अब मुझे जो मैं देखता हूँ रील्स, तो मुझे लगता है कि कोई गाना के कई फेज होते हैं, सबसे पहले हमारे लोग ही बनाते हैं गाना, फिर बाहर के लोग बनाते हैं, जैसे दिल्ली वालों ने बना दिया, वो उसके साथ हो गया था, फिर मोदी जी की आवाज में आता है, मतलब AI से रिलेटेड, उसके बाद फिर अफ्रीका वाले मतलब विदेशी बनाते हैं, तो वो भी इसके साथ हो गया। तो मुझे लग गया था इस गाने ने सारे टिक कर लिए, अब जहां तक पहुंचना है इस विश्व में तो हर कोने में पहुंच चुका है गाना, अगर अफ्रीका वाले भी गा रहे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत पहुंच तो हो ही चुकी है गाने की। तो एक गीतकार के रूप में मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट लगती है आपको, कितनी खुशी होती है मतलब ये कुछ देखे कि बहुत विदेशों में भी जो है आपके गाने
अलग अलग फॉर्म में पहुंच रहे हैं, मतलब एक गीतकार के रूप में कितना संतुष्टि आपको मिलती है इससे? गीतकार के रूप में काफी ज्यादा संतुष्टि लगती है और बहुत खुशी होती है कि मेरे पहले प्रयास को ही लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है। मतलब बिगिनर्स लक जो होता है वो चीज मुझे काफी ज्यादा लगी कि पहले प्रयास में ही लोग ने पसंद किया है। लोग मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग कोई भी अपने धारे पे जा रहा है तो इस गाने को याद कर रहा है, तो किसी ना किसी तरह हमें भी थोड़ा बहुत पसंद कर रहा है। मतलब हमें भी उसकी ब्लेसिंग मिल रही होगी कि जो होता है ना, एक गीतकार को, कलाकार की संतुष्टि ना पैसे से होती है, थोड़ा बहुत सम्मान से होती है और प्रसन्नता से होती है, लोग एक्सेप्टेंस से होती है। तो मुझे काफी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अभी जब मैं भारत गया था पिछले महीने, तो जनरल हाई हेलो के अलावा सब कह रहे थे कि हमने आपका गाना सुना है, हमें बहुत पसंद आया है। और जब मैं कभी वेडिंग पॉइंट के आसपास जा रहा था तो सुनाई दे रहा था गाना, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं गाड़ी रोक के एक बार सुन लिया था। अच्छा क्योंकि मैंने सुना नहीं था डीजे में लोग किस तरह ले रहे, तो वो चीज काफी पसंद आ रही, लोग ऐसे कर। और मैंने अभी बैंड वालों पे भी सुना है कि जैसे बैंड वाले होते हैं अपने जो मतलब शादियों के बैंड चलते हैं, उसमें भी कोई बजा रहा था। तो मतलब काफी ज्यादा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इस लेवल का, तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि लोगों ने काफी पसंद किया है। अच्छा देश, आपके इस गीत में मतलब प्रेम के फुहारे भी हैं और पहाड़ की जो उदास हकीकतें हैं वो भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस गीत की व्याख्या कुछ अलग तरह से भी हो गई? जैसे कि मतलब ये गीत जो है प्रवासियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि चुनाव में हुआ कि अनिल बलूनी के लिए कहा जाने लगा कि तू तो दिल्ली रहने वाली, हम पहाड़ों के रहवासी। तो व्याख्या कुछ अलग नहीं था, लोग हम पे ताने कसते हैं, तो तुम जो है दिल्ली रहने वाले, हम तो पहाड़ों के रहवासी। तो व्याख्या मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि हाँ यार कुछ व्याख्या अलग भी हो रही है लोग? मतलब जब ये गाना लिखा ना, इसमें दिल्ली वालों के खिलाफ कुछ नहीं है। इसमें लिख रखा कि तुम तक फ्री बिजली पानी, वो कोई बुराई नहीं है। वहां फ्लाईओवर बने हुए हैं, वो कोई बुराई नहीं है। वो सिर्फ एक दृष्टांत बता रहे कि तुम उन रास्तों पे चलते हो जो बहुत स्मूथ है, लेकिन जिन रास्तों पे हम चलते हैं, हम डिफिकल्टी को लेके चलते हैं लेकिन हम खुश हैं। तो वो बताया, व्याख्या हर किसी की व्यक्तिगत होती है, मतलब हर तरह का होता है। और लास्ट में जो इसका एंडिंग दिखाया हमने कि शहर वाला भी फिर आखिर पहाड़ का ही बन के रह गया। मतलब उसे लगा कि यार पहाड़ वाले को अगर मुझे अपनाना है, पहाड़ वाला अगर मुझे पहाड़ी के दिल में जगह बनानी, तो मुझे पहाड़ वाला जैसा बनना पड़ेगा। तो वो सब चीज उस गाने के मतलब वीडियो में दिखाया गया है, लिरिक्स में दिखाया गया कि देश वाली मैडम नींद में तेरी लाठी काली। मतलब मैंने वहां का संस्कृति अपना ली है। डीजे मोले भूल गयो अब मुरली का धुन मन में लालू, देश वाली मैडम नीचो में तेरी लाठी काली, तू धर को पानी वालू मैं भी धर की पानी वाली, देश वाली मैडम नीचो में तेरी लाठी काली, तू धर को पानी वालू मैं भी धर की पानी वाली। तो कोई भी पहाड़ का व्यक्ति जरूरी नहीं उसका जन्म पहाड़ में हो, अगर वो पहाड़ से प्रेम करता है, किसी भी कोने में जीता है, पहाड़ की भलाई सोचता है, तो पहाड़ी है, दिल से पहाड़ी है। मैं यही मानता हूँ। अब ताने मारना इस तरह का, वो मतलब उसको पूरी गाने का पूरा व्यू देखना होगा कि गाने के एंड में जो एंडिंग थे, अगर तुम पहाड़ी संस्कृति से प्यार करते हो, जरूरी नहीं हो तुम पहाड़ के हो, तुम पहाड़ की भलाई भी सोचते हो, तो तुम किसी ना किसी तरह से पहाड़ी हो। जैसे बहुत से लोग, रस्किन बॉन्ड है, उनका जन्म देहरादून में हुआ, वो विदेश मतलब विदेश मूल के हैं, लेकिन उनसे अच्छी पहाड़ की जो कहानियां हैं शायद ही किसी ने लिखी हो। तो बहुत से लोग ऐसे, वो भी दिल से पहाड़ी हैं। और हमारे जो जिनका मसूरी में म्यूजियम है, मैं नाम भूले, शुक्ला जी हैं, वो जिन्होंने पहाड़ी टोपी को पहचान दी है, वो पहाड़ के नहीं है लेकिन पहाड़ी टोपी उनकी देन है। तो जो पहाड़ से प्यार करते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, वो पहाड़ी ही है। अच्छा देश, ये तो खैर तो बहुत वायरल है आपका गीत, और अभी भी जो है चुनाव में तो खैर सुपर वायरल था, और हम भी देख रहे थे कि इसका विरोधी पक्ष जो था, जो बीजेपी बलूनी जी के विरोधी पक्ष है, वो लगातार जो है रैलियों में, छोटी सभाओं में बीच बीच में से मतलब आपके गीत को एक रेफरेंस के तौर पर ले रहे थे। बहरहाल ये गीत अपनी जगह है। कई बार होता ये है कि जब एक हिट गीत होता है तो रचनाकार की जो बाकी जो रचनाकर्म होता है वो छूट जाता है, वो उसकी कई चर्चा नहीं होती। और आप तो विदेश में रह के भी अपनी गढ़वाली में लिख रहे हैं, तो क्या इसके अलावा जो आपने रचनाकर्म है आपका, मैं वो चाहता हूँ कि वो वाले देश दीपक नौटियाल भी कुछ हमें झलक मिले।
जी सर, थैंक यू। आपने इस चीज को पूछा, तो अभी गानों के रूप में तो मेरा यही गाना है, लेकिन मैंने कविताएं मैं बहुत पहले से लिखता हूँ। पहले मैं हिंदी कविताएं लिखता था, जब मैं बचपन था तो मैं बाल कविताएं लिखता था, क्योंकि और वो अच्छा। काफी ज्यादा मतलब मैं अब पढ़ता हूँ तो लगता नहीं किसी बच्चे ने लिखी हो, क्योंकि उसकी हिंदी बहुत अच्छी रहती थी। तो जैसे मैंने एक कविता लिखी थी, वो है प्रकृति की शिक्षाएं, मतलब प्रकृति कैसे हमें शिक्षाएं देती है। उस पे थी कि नीर के नित निर्माण में लगे पक्षी हमसे है कहते, राष्ट्र निर्माण में जुट जाओ तुम असंख्य कष्ट सहते सहते। और रात रात भर स्वयं जगकर दीपक दूर हरता अंधकार, शिक्षा मानव को देता है दूर करे अज्ञान का भार। तो इस तरह की चीजें मैं 7th 8th क्लास में लिखता था। मैंने कई कविताएं लिखी, वो प्रकाशित भी, भले ही कोई संकलन प्रकाशित नहीं हुआ। और मैंने जो मेरी एक और पोयम थी, जो बहुत मतलब मैंने डाली थी जिस दिन, मतलब मैंने गढ़वाली में लिखना इस पोयम के साथ ही शुरू किया था। ये पोयम जो थी ये उस दिन थी जिस दिन मतलब मुख्यमंत्री बदले जाते रहते उत्तराखंड, उस समय लिखी थी मैंने। तो वो पोयम थी कि तब 20 साल ही हुए थे उत्तराखंड को बने, मतलब 3 साल पहले की बात होगी, 3-4 साल पहले की बात। तो वो पोयम थी कि 20 साल नौ निजाम, ये प्रदेश का हाल नहीं बदलदा, जनता प्रशासक चांदी, तुम प्रचारक किले भेजदा, स्कूल में ताला लग्या, हॉस्पिटल में ज्यादा लग्या, हम दवे छेंदी, तुम दारू किले भेजदा, 20 साल नौ निजाम, ये प्रदेश का हाल नहीं बदलदा। तो इस तरह की थी पोयम। इसमें एक और अच्छी लाइन थी कि जनता छिलका जगह जगह रात काटने, पानी हारी हारी दिन काटने, तुम यख की बिजली पानी बहर किले भेजदा, 20 साल नौ निजाम, ये प्रदेश का हाल नहीं बदला। तो ये पोयम को भी मतलब जो मेरे फेसबुक फॉलोअर थे उन्होंने पढ़ा था और पसंद किया था, उन्होंने कहा था कि आगे भी लिखते रहना। तो मैं इस तरह की पोयम थोड़ा बहुत मतलब राजनीतिक, थोड़ा बहुत समसामयिक में लिखता रहता हूँ। और फिर मैंने इसलिए डालना बंद कर दिया क्योंकि मतलब मुझे लगा कि इसको अच्छे पैकेज में ही डाला जाए तो अच्छा रहेगा। और एक मेरी और पोयम है, अगर समय है तो सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। वो पोयम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो वो पोयम, उस पे भी अभी हम कोशिश करेंगे गीत आए। तो वो पोयम है कि बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली, बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली, फूफू ननद दीदी भूली की स्वरियादी होली। दिशा उजाड़ी मीन्स केवल दिशा का उजाला होना ही नहीं है। जैसे दिशा उजाड़ी मीन्स आपको पता होगा कि जो हमारी ध्यानते होते हैं दिशा ध्यानी कहते हैं। दिशा तो दिशा ध्यान, हाँ। हाँ, तो उस वर्ड को लेके लिखा गया कि वो हमारी दिशा उजाड़ी करते हैं। जैसे मतलब एक तो दूसरे घर में जाती है तो वहां एक हमारा दिशा खोलती है, दूसरा जब हम कोई सपोज कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वही हमारे त्योहार खोलने के लिए आते हैं, तो इसलिए उन्हें दिशा ध्यानी कहा जाता है। उस पर ही मैंने लिखा है बेटी बचाओ पे, मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। तो ये है कि बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली, फूफू ननद दीदी भूली की स्वरियादी होली, खुशी बोड़ली घर में ढक्या मोर डार की ताड़ी होली, बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली, लोग भैर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को प्रचार करने लग्या, कई बेटी होने के बाद बेटा को इंतजार करने लग्या, लड़का हुए तो बधाई हो मिठाई कक, लड़का हुए तो बोल दा के जी खराब करने लग्या, बेटी बेटा से कम नहीं क्या पता ज्यादा जो होली, बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली। अब ये वाली लाइन जो है इस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा गौर से सुनना कि लड़कों को महंगा, लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ाई, लड़की की रोक टोक और लड़का कभी नहीं अड़ाई, चैन से उठने बैठने घूमने खान पीन देना, तुम बेटी ते बचे ते देना पर बेटी ते जीण नहीं देना, बेटी जी थैंक यू, बेटा बुढ़ापा मां खान दियो न दियो, बेटी की चुल भांडी मां तुम्हारी प्याली होली, बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली। आपने देखा होगा बच्चियां होती हैं छोटी, मतलब हमें चुल भांडी जो अपना गेम खेलती है उसमें हमें प्याली पकड़ाते रहती है। तो आपने देखा होगा अभी लड़के मतलब आता है कि इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल गए हैं, अगर लड़के इतना ही माँ बाप का सम्मान करते इतने वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं। तो बेटा बुढ़ापा माँ तुम्हें खान दियो ना दियो, बेटी की चुल भांडी माँ तुम्हारी प्याली होली, बेटी होली तो दिशा उजाड़ी होली। तो इस तरह से ये पोयम है जो मैंने बेटी बचाओ। बढ़िया देव। तो देशी गढ़वाली में आप मतलब नियमित लिख रहे हैं या क्या? पहले तो आप हिंदी में आप बता रहे हैं, हिंदी से शुरुआत हुई है आपकी, तो गढ़वाली में आप कब से लिख रहे हैं और मतलब क्या गीत कविताएं लगातार लिख रहे हैं, नियमित लिख रहे हैं? सर मैं गढ़वाली में ना मैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैं बचपन से लिख रहा हूँ, पर उसमें ब्रेक आ गया था। मतलब मैंने आई थिंक जब मैं 9th या 10th में पहुंच गया उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि कई चीजें हैं। जैसे एक तो
जितने विषय रहते हैं, मतलब एक बच्चा क्या लिख सकता है, प्रकृति के बारे में लिख सकता है, अपने स्कूल पढ़ाई, घर, पापा मम्मी, इन सब के बारे में लिख सकता है। उसके अलावा उसको अनुभव नहीं होते, तो एक तो अनुभव नहीं थे कुछ, तो कितना तो लिख सकता। तो मैंने करीब 20 या 40 पोएम फिर भी लिख दी थी। उसके बाद एक तो अनुभव नहीं थे, दूसरा पढ़ाई का इतना जोर होता है, अल्फा बीटा गामा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के दबाव में लिखने का कोई भाव ही नहीं बचता। तो अगर आप भाव से ना लिखो तो नहीं लिख सकता। नियमित लिखना, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कम से कम उससे लगभग 15 साल बाद नई पोएम लिखी थी। उसके बाद मतलब पूरा 15 साल का ब्रेक के बाद मैंने पोएम लिखी थी। एक हिंदी थी, वो आपने शायद पढ़ी भी हो कि उठो लालब आंखें खोलो, वाईफाई लाई मोबाइल लाई वाईफाई जोड़ो, अच्छा। बीती हाँ रात हाँ सेल्फी खींची, फेसबुक की दीवारें सींची, रिप्लाई में अब कुछ तो बोलो, वाईफाई लाई अच्छा मोबाइल लाई वाईफाई। तो ये अच्छा अच्छा पोएम, ये अच्छा आपकी थी ये तो बहुत वायरल थी, मतलब लोगों ने ग्रुप में भेजे हैं बहुत सारे ये। हाँ हाँ, ये और इसका मतलब यही, इसीलिए मैं चाहता था कि गाने के रूप में आए चीजें, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल पाता जो असली रचनाकार होते हैं। और इसमें था मतलब ये पोएम लिखी थी। उसके बाद मुझे सबने कहा कि हाँ तुम इस चीज में मतलब लिखते रहो, पर मैंने तो कोशिश की कि हिंदी में तो सभी लिख रहे हैं, मेरी अलग पहचान क्या है। फिर मैंने सोचा कि गढ़वाली में लिखा जाए, तो फिर मैंने नरेंद्र सिंह नेगी, इन सबके नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण जी, सबके गाने सुने कि मतलब पैटर्न क्या है गढ़वाली में लिखने का एक तरह से। तो फिर मैंने उस हम्म। पे देखा कि पैटर्न क्या है, लोग सुनना क्या पसंद चाहते हैं, क्योंकि गढ़वाली तो मुझे आती थी, घर में बोलता था, लेकिन करीब 15 साल हम्म। से बाहर थे, तो कभी सुन मतलब कॉलेज में कभी किसी से गढ़वाली में बात नहीं की, तो उतना टच भी नहीं था। तो मुझे लगा कि कुछ वर्ड जो है जैसे गढ़वाली के, इनको जरूर लिखना चाहिए। तो मैं अपनी डायरी में नोट करता, जैसे एक वर्ड है जो हमारे गाने में भी है, धागा पानी वाले में, कि जैसे एक डिफरेंस है गढ़वाली भाषा की, मुझे जो सबसे खूबसूरती लगती है, कुछ वर्ड हैं जिनको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे एक वर्ड है अनवार, मतलब अनवार का अच्छा। समानार्थी आप वर्ड बोल सकते हो होलिया, सूरत शक्ल हाँ मतलब पर हाँ। कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता अनवार क्या है। मतलब हुलिया बहुत करीब है, हम्म। लेकिन अनवार अनवार है, कोई कह नहीं सकता। गढ़वाली में हम्म। कुछ वर्ड है जिनकी खूबसूरती उन्हीं में है। तो मुझे लगा कि ऐसे वर्ड हम्म। सबको पता होने चाहिए, मतलब जो एटलीस्ट गढ़वाली पृष्ठभूमि के हैं और पहाड़ी पृष्ठभूमि के हैं उन्हें। जैसे खुद है, हम्म। तो खुद को याद नहीं कह सकते, याद मतलब मरे हुए की आती है, याद बहुत डिस्क्रिप्टिव वर्ड, लेकिन खुद बहुत पर्सनल है। तो मैं चाहता था इन वर्ड हम्म। में लिखूं मैं। जैसे एक वर्ड है काली और काली, तो मतलब वो हम्म। प्रोनाउंसिएशन आप पकड़ सकते हो कौन पक्का गढ़वाली कौन नहीं। तो जो काली है, काली मीन्स लाठी काली, और काली है मीन्स सांवली। तो इस तरह से मतलब मुझे लगा ये डिफरेंस अगर लोग पकड़ पाए तो इन चीजों में मुझे लिखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू किया। और नियमित लिखना तो मुश्किल हो पाता है, क्योंकि भाव से लिखना पड़ता है। मतलब एक मतलब एज अ जॉब नहीं बना सकते आप उसे। जब आपके अंदर भाव नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। शिल्प आप पे हो, मतलब आपको कोई लाइन मिल गई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लिखता रहूं, ताकि मतलब सभी को थोड़ा मतलब हमारी भाषा का भी थोड़ा उससे उन्नयन हो। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब लिखता रहूं। अच्छा तो यहाँ आते आना जाना रहता है लगातार। अभी तो मतलब पिछले महीने ही आया, मतलब जाने के बाद इतने समय बाद पिछले समय आया। तो मतलब लोग हम्म। मुझे वही मतलब पहली चीज वही कहते हैं, हम गाना सुना, हमें काफी अच्छा लगा। तो वो तो घर चीज में है कि है घर में है उत्तरकाशी में कौन रहते हैं? घर में फैमिली मम्मी रहती है, मेरा बात। ब्रदर रहता है, मतलब उसकी फैमिली और मम्मी रहती है। हाँ जी। अच्छा उत्तरकाशी में ही है कि गाँव में? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी उत्तर। अच्छा। देश दीपक नौटियाल जी, इतनी दूर लंदन से में रहकर भी आप जो गढ़वाली रचना कर रहे हैं या गढ़वाली पे सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। और गढ़वाली गीतों के नियमित श्रोता के तौर पे हम तो चाहते हैं कि आप और बेहतर से बेहतर रचनाएं करते रहें, अपने लेखन से जो है श्रोताओं को आनंदित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और बातचीत के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया देश दीपक नौटियाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। थैंक यू। तू मनी प्लांट वाली, मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली।